डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः सेट नंबर 7 2023 सामाजिक विज्ञान के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का हल लेकर हाजिर हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज आप 20 नहीं, कम से कम 50 बहुविकल्पी प्रश्न सीखने वाले हैं। ये आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए और कॉपी पेन निकाल लीजिए और चुपचाप क्लास को देखना शुरू करिए, क्योंकि आज क्लास हो सकती है थोड़ी लंबी भी हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं तो टाइम उसमें लग सकता है। इसीलिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए। हवाई जहाज़ हवा में उड़ने वाली है, तो आइए हवाई जहाज़ को उड़ाना शुरू करते हैं। और उड़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने मित्रों के पास ये क्लासेज को शेयर कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी एक बार शेयर कर दीजिए, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तुरंत शेयर करिए, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। चलिए तो देखिए, आज की क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एक ऐसा शब्द आएगा जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आपने शेयर कर दिया होगा। हम आगे चलें, क्लास को शुरू करें। चलिए थम्स अप दिखाइए, आगे क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे क्या कहा भैया, कहा ये कि आपसे ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आइएगा आप। चलिए देखिए, सबसे पहला आपसे सवाल आता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा निर, फिर देखने को मिलेगा अंकुश। निर मतलब ना, और अंकुश माने अंकुश। कोई अंकुश न हो, कोई अंकुश न हो। जिस पर कोई अंकुश न हो, याद रखिएगा, कोई अंकुश न हो उसे ही बोलते हैं निरंकुशवाद। तो बताइए जरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? कोई अंकुश नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन है? बोलिए, तुरंत आपको दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन। ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको जानने योग्य बात है इसमें। ठीक है ना, दिमाग में बैठाइएगा इसको। ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है निरंकुशवाद कहलाता है। मैं आपको जरा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिखा देता हूँ, आ जाइए जरा आप लोग। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखिए शब्द लिखा हुआ है ना, निरंकुशवाद शब्द का अर्थ ऐसी सरकार से है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो। जरा आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही दे रहा था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। नहीं, ये नहीं आएगा इसमें, आपको सीधा सीधा बोला गया निरंकुशवाद। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, निरंकुशवाद बोला गया मतलब सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, हाँ, अगर असीमित निरंकुशवाद और सीमित निरंकुशवाद में अंतर पूछता तब हम मान सकते थे कि असीमित निरंकुशवाद में तनिक भी अंतर, ये क्या बोलते हैं, अंकुश नहीं होता है। बाकी अगर जब सीमित निरंकुशवाद की आप बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग का मतलब कोई ग्रुप होता है जो कि एक प्रकार से सरकार चलाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल निरंकुशवाद पूछे, आपको आंसर वही मारना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य रूप से ऐसे शासन राजतंत्र में आते हैं जहां राजा के आदेश के आगे किसी की नहीं चलती है। मतलब किसी की नहीं चलती है, राजा जो बोलेगा वही चलेगा। ठीक है, तो कैसे, हम कुछ व्यक्तियों का मान लीजिए, कुछ व्यक्तियों का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक ग्रुप बैठा हुआ है, वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि होगा क्या। लेकिन जब यहाँ पे राजा के आदेश के आगे ही कुछ हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई किसी का अंकुश नहीं है इसमें। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए क्या लिखा है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारें सैन्य बल पर आधारित होकर दमन करती थी। मतलब अगर जनता में से कोई कुछ बोला, मार काट मचाते, खत्म काम, बाकी किसी का कुछ सुनना नहीं है। ठीक है, आपने उत्तर कोरिया में किम जोंग उनके नाम से सुना होगा, वहाँ का तो तानाशाह है, उसने अपने रिलेटिव्स को वही तोप में लगा के उड़वा दिया, ऐसा सुनने में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर भी निरंकुशवाद कहा जा सकता है, वहाँ पर क्या कहा जा सकता है? निरंकुशवाद कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यह सरकार का एक रूप है जहाँ एक व्यक्ति सरकार के सभी स्तरों को नियंत्रित करता है और राष्ट्र में हर किसी और हर चीज़ पर पूरी शक्ति रखता है। मतलब अगर हम बात करें, यहाँ पे एक व्यक्ति ही है जो सभी स्तरों पर नियंत्रण कर रहा है। ठीक है ना, एक ही व्यक्ति है
जो सभी स्तरों पर नियंत्रण कर रहा है, कोई रोक टोक उसको नहीं है। कुछ बातें और देखिएगा निरंकुशवाद के बारे में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए लिखा हुआ है निरंकुशवाद का अर्थ है, मूल शब्द निरंकुश, निरअंकुश, जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण न हो। सीधे सीधे लिखा है ना शब्द, जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण न हो। यहाँ पर निरंकुशवाद शब्द का अर्थ है शासन जिस पर कोई नियंत्रण ना है, शासन जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। तो मैंने आपको कई सारे प्रूफ दे दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि न्यायिक, विधायी, धार्मिक आधारित, चुनावी सहित अन्य निकाय द्वारा सत्तारूढ़ प्राधिकरण को नियमित रूप से चुनौती या कोई जांच नहीं की जाती है। मतलब यहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई जांच ही नहीं होगी, ठीक है। यही होता है निरंकुशवाद। इसे तानाशाह भी कह सकते हैं आप लोग, तानाशाही सरकार भी कह सकते हैं। तानाशाही सरकार का मतलब एक ही व्यक्ति है, वही जो कहेगा वही होगा। वही कहा आलू तो वही रहेगा आलू, उसी को बोल दिया टमाटर तो वही रहेगा टमाटर, उसी को बोल दिया भिंडी तो वही रहेगी भिंडी, ठीक है। उसने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे, नाक बंद करो, नाक बंद कर लेना। याद रखना इस बात को। यही होता है आपका क्या, निरंकुशवाद। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। चलिए अब चलें अगले सवाल पे हम लोग। आइए जरा देखा जाए यहाँ पे अगला सवाल, देखा जाए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए लिखा वो भैया उदारवाद से क्या तात्पर्य है। दूसरा सवाल कहता है उदारवाद से क्या तात्पर्य है। तो आप बताएंगे कि जो उदारवादी शब्द है उससे तात्पर्य क्या है भैया। उदारवादी शब्द से क्या तात्पर्य है। उदारवाद का मतलब है कि आप किसी के प्रति कठोर ना हो, सबको समान नज़र से देखें। नहीं कहते हैं कि ये इनके प्रति बड़े उदार रहते हैं, होता कि नहीं होता। उदार रहने का मतलब क्या है, आप किसी को भी कठोर नज़र से नहीं देखेंगे, सबके प्रति समानता का भाव रखेंगे। जो भी आएगा आप उसको कहेंगे हाँ भैया ले जाओ, तुम्हारा ही है, ठीक है। तो उदारवाद में क्या है, निजी संपत्ति का अभाव, ऐसा कुछ नहीं है। निजी संपत्ति का मतलब मैंने कुछ कमाया तो कह देंगे वो आपका है, ऐसा नहीं है। हाँ भैया आपने कमाया वो आपका है, मैंने कमाया वो मेरा है, यही है उदारवाद, ठीक है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए। नॉर्मली टर्म्स को पकड़िए, आधे आंसर तो अपने आप ही मिल जाते हैं आपको। देखिए क्या लिखा है, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। अरे गतिविधियों पर पाबंदी लगा देंगे तो उदारवाद कहाँ रह गया ये है, बोलिए। कुछ लोग के हाथ में शासन की शक्ति, ये उदारवाद है। ये तो आपका तानाशाही में जा रहा है ना। उदारवाद में क्या है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता दी जाए, ये है भैया आपका उदारवाद। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका उदारवाद। ये होता है उदारवाद कि व्यक्तियों को समानता दीजिए, कानून के समक्ष समानता दीजिए, ठीक है ना, उनको स्वतंत्र रहने दीजिए। ये है आपका उदारवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है। बाकी तीसरा सवाल तो देखिए लल्लन टॉप सवाल है, आपने इसको पीछे पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया हुआ है। बोलिए जरा, जलियांवाला बाग कांड में गोली किसने चलवाई है। माउंटबेटन चलवाए थे का, ना 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 ना, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, ना। कौन चलवाया था, जनरल डायर। इसमें बेचारे दो डायर थे, मारा कोई और पीसा कोई और। कौन सा मारा था और कौन मार खाया था, ये बताएंगे आप। मतलब जो डायर थे वो दो डायर थे ना, एक था जनरल आर डायर और एक था जनरल ओ डायर। इसमें से एक बंदा था जिसका क्या नाम था, आप उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। और उसने कब इसमें से किसको मारा था ये भी कमेंट करिए, तुरंत तुरंत कमेंट करिए। मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूं, उसके बाद आपको कमेंट करना है। कमेंट नहीं करना है आपको, कॉपी में लिखिए। क्या लिखेंगे आप कि पहली बात तो ये बताइए इन दोनों में से गोली किसने चलवाई थी, आर ने चलवाई थी कि ओ ने चलवाई थी। तुरंत देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, गोली चलवाई डैश देख लिखिए, चाहे ओ डायर चाहे आर डायर, तुरंत आंसर लिखिए अपना। उसके बाद दूसरी बात, किस बंदे ने इनको मारने की कसम खाई थी, उसका नाम लिखिए, उसका नाम लिखिए तुरंत, उसका नाम लिखिए। और उसने इन दोनों में से किसको मारा था, और उसने इन दोनों में से किसको मारा था, आर डायर को मारा था कि ओ डायर का मारा था। लिख लिया आपने। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि आर डायर ने गोली चलवाई थी, ओ डायर ने उस घटना को सही ठहराया था, और बंदे का नाम था उधम सिंह। उसने कसम खाई थी कि मैं इनको निपटा दूंगा। कहाँ जाके मारा था, इनके घर में घुस के मारा था, ठीक है। कब मारा था, 1940 में मारा था, ठीक है। किसको मारा भैया, आर डायर को कि ओ डायर को, ओ डायर को मारा था।
गोली चलवाया बेचारा आर डायर, पीसा बेचारा ओ डायर। वैसे भी उनकी भी तो गलती थी ना, उन्होंने ही तो बोला था कि भैया घटना सही थी, है? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट करिए, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था और कहां पर हुआ था? यह स्थान कहां पर है? मैपिंग के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने कहा ना आप आज 20 पढ़ेंगे 50 तैयार करेंगे आप, ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है? मैपिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट, बहुविकल्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए आगे। कह रहा जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी? जरा बताइए तो मुझे आप, ये तो मैंने आपको करवा रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या अपनी कॉपी में लिखिए कि भैया जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? आज मुझे हो गई तगड़ी वाली सर्दी, तो आप थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस होगी आपकी, ठीक? चलिए उतना आपको कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? आप इनमें चारों में से ऑप्शन बताइए। महात्मा गांधी बेचारे किस ऑप्शन में आ गए जी? हिटलर तो आया, जर्मनी को तबाह करवा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया था। इसमें जो बिस्मार्क थे, इनका पूरा नाम क्या था? ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क इनका नाम था। ये भैया थे जर्मनी के मंत्री, इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसको पहला राजा वहां का बनाया गया था जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तब? इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप नहीं करेंगे अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है? लेकिन लिखिए, साथ में लिखिए, रिवीजन भी होगा आपका, तैयार भी होंगे क्वेश्चन आंसर, फिर पता करिए आपने क्या किया, आप कितने पानी में, तुरंत लिखिए। तो देखिए जर्मनी का जो एकीकरण था वो हुआ भैया 1871 में, और किसको यहाँ का राजा घोषित किया गया था? काइजर विलियम प्रथम को। किसको किया गया जी? काइजर विलियम प्रथम को किया गया था। किया गया था कि नहीं किया गया था? एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ, ना ही पता चला मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँ। 1871 में काइजर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। और भैया कौन थे आपके, बोलिए जरा? ऑटो वान बिस्मार्क मंत्री थे, इन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की थी, ठीक है? याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट घटना जो आपके लिए बहुत महत्व रखती है। चलिए उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये हुआ था भैया हमारे गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ था जी? गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, जहां पर हुआ क्या था कि प्रदर्शनकारी लोग थे, कर की वृद्धि और मूल्य वृद्धि का विरोध कर रहे थे। तो जो चौरी चौरा थाना था गोरखपुर का, वहां के जो थानेदार थे एक प्रकार से, उनका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह ये भाई दादागिरी करते हुए गए, कई प्रदर्शनकारियों पीट दिए और कई लोग को पकड़ के ले जाके चौरी चौरा जेल में बंद कर दिए। अब भीड़ जो थी गुस्साई और गई चौरी चौरा जेल में। वहां उन्होंने जेल को तोड़ा और जो बंद थे उनको निकाला बाहर, और उस जेल में लगा दी आग। क्या लगा दी? आग लगा दी भैया। 22 पुलिसकर्मी उसी में निपट गए। 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए, ठीक है? किस में? उस चौरी चौरा जेल में, क्योंकि उनको जेल के अंदर बंद करके आग लगाई गई थी। उसमें वो मरने वालों में गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया था उनके ऊपर, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना बदला लिया हुआ था। ये घटना हुई कब थी? ये घटना हुई थी भैया आपकी 4 फरवरी 1922 को। नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। मैपिंग में बहुत प्यारा सवाल है पूछा जाने वाला कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर जी, गोरखपुर नहीं। ये कहाँ से याद आया हमको? हमारे यहाँ एक लोग थी, वो बोलती थी कोवकपुर, कोवकपुर, गोरखपुर नहीं, तुतलाती थी ना, तो वो कोवकपुर बोलती थी गोरखपुर को, कोवकपुर।
ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने कोवकपुर शब्द आपको बोला। चलिए आगे चले हम लोग, आइए जरा देखिएगा। तो चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अब कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था, अगर आपने कॉपी में लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो देख लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था। इसी घटना के बाद भैया हमारे गांधी जी गुस्सा आ गए और कहे कि हम लोग एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को भगाने के लिए। और गांधी जी बेचारे अहिंसा के प्रिय थे, तो उन्होंने कहा हम लोग इसमें अहिंसा नहीं करेंगे, बस हम असहयोग करेंगे उनका। जब वो कोई काम करने कहेंगे हम उनका साथ नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहे चलो भैया हमारे साथ बाजार चले चलो, तुम कहना हम तुम्हारा सहयोग करते हैं, तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो पहली बात तो यहाँ से कुछ नोटेड पॉइंट लिखिए, बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से, 1 अगस्त 1920 से। इसी दिन तिलक जी निपट गए। इसी दिन जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक मर गए। तो ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी, इसी दिन तिलक जी मर गए थे, ठीक है ना। फिर याद रखिएगा शुरुआत की गई थी, प्रस्ताव कैसे हुआ। सितंबर 1920 में, ये लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी के नीचे लिखते जाइएगा, मतलब हेडिंग ऊपर डाल दीजिएगा असहयोग आंदोलन, हेडिंग ऊपर डालिएगा असहयोग आंदोलन, और उसमें आप नीचे अपना इसको बढ़ाइएगा कि शुरुआत 1 अगस्त 1920 से, इसी दिन तिलक जी मर गए। उसी के नीचे लिखिएगा आप सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। तो बहुविकल्पी के साथ साथ असहयोग आंदोलन के साथ साथ ये मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, गांठ बांध लीजिए, खोपड़ी में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ भैया? कोलकाता में। और वहां पर इस असहयोग का प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? असहयोग का प्रस्ताव कि हम लोग असहयोग आंदोलन चलाने वाले हैं, ठीक है। फिर भैया आपका इसी दिसंबर 1920 में, नॉर्मली कांग्रेस के जो अधिवेशन थे वो दिसंबर में होते थे, दिसंबर से पहले जो भी हुए हैं सब विशेष अधिवेशन होंगे, मतलब उस साल 2 अधिवेशन उनका हुआ होगा, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। कौन सा? नागपुर अधिवेशन हुआ, जहां पर ये विशेष नहीं था, ये तो पूरा साल का ही था ना, ध्यान में रखिएगा। असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया, असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया, याद रखिए। और असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोर शोर से निकल लिया आगे, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए भैया असहयोग का प्रस्ताव पारित कब हुआ था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पारित हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, 1 अगस्त 1920 से हुई थी। कब से हुई थी? 1 अगस्त 1920 से हुई थी। ये बात को भी दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग जरा। तो समझ में आ गया कि नहीं आपको? आ गया। तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड, 1 मिनट बाद में क्या कर रहा हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1 साल के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों को भगाने के लिए। और वो लगभग अपने काम से चलता रहा और 1-2 साल बीत गए। तो वही समय आया 4 फरवरी 1920 का, 4 फरवरी 1922 का जो दिन आया, मतलब इसके आगे जो है आपका चलता रहा 20 से 21, 22, 4 फरवरी 1922 तक जब पहुंचा तो चौरी चौरा कांड हो गया, अर्थात गोरखपुर में जेल में पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, मतलब हिंसा हो गई। और हमारे गांधी जी थे अहिंसा के पुजारी, तो उन्होंने कहा देखिए
अब इस आंदोलन में अहिंसा प्रवेश कर गई है, अर्थात अब इस आंदोलन को चलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस आंदोलन को चलाने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आप इसे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, पेपर में लिखने को आएगा, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जेल में आग लगा दी गई तो गांधी जी ने कहा कि देखिए अब इस आंदोलन का औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि मैंने आंदोलन चलाया था अहिंसा के लिए, लेकिन अब इस आंदोलन में हिंसा प्रवेश कर गई है, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूं। और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग वापस ले लिया, मतलब घटना हुई 4 फरवरी को, उन्होंने असहयोग वापस ले लिया 12 फरवरी को। ठीक है ना, ये बात को अपने दिमाग में भर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, शुरू कब हुआ, प्रस्ताव पारित कब हुआ, और जो अधिवेशन दोनों थे आपके, कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ, एक भैया कोलकाता में हुआ, एक नागपुर में हुआ, ये मुंबई में महाराष्ट्र में है, और ये तो आपका पश्चिम बंगाल में है। ये आप जानते ही हैं, कल मैंने आपकी कल की क्लास में पश्चिम बंगाल की राजधानी और नागपुर, बाकी महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें पढ़ाया हुआ था। नागपुर नहीं पढ़ाया था मैंने, महाराष्ट्र की राजधानी पढ़ाई हुई थी। तो राज्य मालूम है तो आप वहाँ पे इनको दर्शा सकते हैं आराम से मैपिंग में। चलिए आगे चले हम लोग अगले सवाल पे। ये हो गया 5 सवाल। आइए जरा अगला सवाल देखा जाए अब। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था जो अब तहसील बन चुका है। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। देखिए गांधी जी ने क्या कहा, हिंसा होने के कारण अब असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उन्होंने इसके बाद इसे वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा जो थे वो मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था और उन्हें बचा लिया था, और उन्हें बचा भी लिया था। बढ़िया वकील आदमी थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। विभिन्न स्तरों पर शासन का ये सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी किस सरकार में होती है? संघवाद में, संघीय सरकार में? कौन सा ऑप्शन रहेगा? संघीय सरकार। संघीय सरकार। सामुदायिक सरकार क्या थी? एक भाषा बोलने वालों की सरकार थी, जो आपने कहाँ पे पढ़ा था? बेल्जियम में पढ़ा हुआ था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ था ना। फिर देखिए गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन सरकार जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती हैं तो वो आपस में मिलकर एक सरकार चलाने का प्रयास करती हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे मैंने आपको पूरा विधिवत क्लास में पढ़ाया हुआ है कि गठबंधन सरकार होता क्या है। ठीक है, जैसे टोटली अगर 100 सीट हैं तो अगर कोई 51 पा गया तो वो कहलाएगा बहुमत। क्या कहलाएगा? बहुमत कहलाएगा। परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए 3 पार्टियां हैं, जिसमें से एक को मिल गया 40, एक को मिल गए 20 और एक को मिल गए 30 और बाकी अन्य को मिल गए 10। ठीक है, तो किसी को तो 51 मिले नहीं, इसलिए ये 2 लोग अगर मिल जाएं तो इनका 60 हो जाएगा और ये कहेंगे भैया हम 51 पार कर गए हैं। इसी को बोलते हैं गठबंधन सरकार। मतलब जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक। एकात्मक शासन क्या है? जहां पर एक ही स्तर की सरकार होती है, जहां पर एक ही स्तर की सरकार होती है, जैसे उदाहरण श्रीलंका, जैसे उदाहरण श्रीलंका, उसमें बहुसंख्यक की सरकार चलती है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए भैया आगे आ जाइए अब। अगला सवाल देख लीजिए। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने बता दिया है आपको। हिंदी, हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है। ये भारत की राजभाषा है, याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा नहीं, भड़का देगा आपको तो भड़क जाएंगे आप। राष्ट्रभाषा नहीं है ये, राजभाषा है। और जो लिपि है इसकी, लिपि वो देवनागरी है। देवनागरी मतलब इसको लिखा कैसे आता है, जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। संविधान के आर्टिकल, या कहेंगे हिंदी में उसको अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। ये बात को भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। देवनागरी मतलब कैसे उसको लिखा जाता है। चलिए, तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है जी? राजभाषा। कैसी है? राजभाषा। ठीक। चलिए
संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। संविधान के माध्यम से मतलब संविधान में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा कहाँ पर? स्थानीय निकायों में। किसमें? स्थानीय निकायों में। कितने परसेंट लिखा गया जानते हैं? 33%। तो देखिए, आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 243 कौन कौन सा है जी? एक मिनट रुकिए। हाँ, 243 घ है किसमें? स्थानीय निकाय में। रुकिए, ग्राम पंचायत में। हाँ ठीक है, स्थानीय निकाय में। और जो आपका 243 न है वो है आपका नगर पालिका में। किसमें? नगर पालिका में। ऐसा कहा गया है इसमें, आप इसको नहीं याद रखते हैं तब भी चलेगा, परंतु याद रखिएगा कि इसमें कहा गया है कि 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 33% स्थान किसके लिए आरक्षित होगा? महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। परंतु एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सवाल पिछले साल तक आपका ठीक था, अब की साल से ये सवाल हो चुका है गलत। क्यों? क्योंकि जो इसमें स्थानीय निकाय भी दिया है, लोकसभा भी दिया है, लोकसभा में भी अब एक बिल पारित कर दिया गया है। लोकसभा में भी एक बिल पारित कर दिया गया है, नारी वंदन अधिनियम। नारी वंदन अधिनियम लिख लीजिएगा आप लोग, इसको काम का हो सकता है आपके। नारी वंदन अधिनियम 2023, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। 33% महिला आरक्षण दे दिया गया है, याद रखिएगा। अभी तक स्थानीय निकायों में ही था, परंतु अब किसमें आ गया है? अब लोकसभा और विधानसभा में भी आ गया है। तो अब आपके भैया 3 ऑप्शन इसमें सही हो गया, स्थानीय निकाय भी सही, लोकसभा भी सही और प्रांतीय विधायिका भी सही, मतलब 3 ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए भैया, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? तो 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। वहाँ पे राजशाही शासन को समाप्त करके वहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। कब? 2008 में। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। इसमें कुछ बोलने लायक है ये नहीं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, हरा सोना किसे कहा जाता है जी? हरा सोना बोलिए, किसको कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पतियों को कहा जाता है, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। वैसे देखिए तो इसमें सबके सब आपके हरा सोना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो बड़ा है ना वो कौन सा है? जैसे हरे पेड़ आपका ऑप्शन सही हो सकता है, घास के मैदान भी सही हो सकते हैं, सघन झाड़ियाँ भी सही हो सकती हैं, परंतु इन सबको कवर करने वाला कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि ये सब प्राकृतिक वनस्पति के ही तो भाग है ना। जो आपका बड़ा है वो आंसर सही होगा। अगर मान लीजिए आपने घास के मैदान पे लगाया तो क्या हरे पेड़ नहीं है? वो भी है। प्राकृतिक वनस्पति लगाया तो क्या हरे पेड़ नहीं है? अरे हैं, प्राकृतिक वनस्पति में ही तो हरे पेड़ आएगा ना, इसलिए इसमें प्राकृतिक वनस्पति पे आपको टिक मार करना है। बाकी जलमंडल का कितना % भाग समुद्री जल के रूप में है? तो मैंने आपको बताया था 97.5% हिस्सा समुद्रों में रहता है, समुद्र में। बाकी जो आपका 2.5% हिस्सा है वो मृदु जल है, उसमें भी आपका लगभग हिस्सा ग्लेशियर और हिमनद के रूप में है, जमा हुआ है कि नहीं? बताया नहीं मैंने? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। वहाँ जाइए जलमंडल में पढ़िएगा, पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आपको डेटाबेस दिया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कितना % किस में होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये पूछ लिया गया तो मीठे पानी के भी पूछे जा सकते हैं सवाल। ठीक है ना, याद रखिएगा। जो चीज़ आपके पीछे पढ़ाया गया है वो यहाँ पे बकवास करने का कोई मतलब है नहीं। आप पीछे पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ना समझ में आए तो कमेंट करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? बताइए। ये तो आपसे लगभग बार सवाल ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो रबी की फसल कब बोई जाती है?
इसी समय तो बोई जा रही है रबी की फसल, अभी बोई गई है ना, कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो यहाँ अक्टूबर से दिसंबर दिया हुआ है, यही आपका ऑप्शन सही। वैसे भी हमारे यहाँ लोग दिसंबर में ही तो गेहूँ बोते हैं ना। तो एक एक फसल याद कर लीजिए आप लोग, बुआई का समय आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। कैसे, एक आप याद कर लीजिए चावल, एक आप याद कर लीजिए गेहूँ, और एक आप याद कर लीजिए तरबूजा। ठीक है, तरबूजा कब मिलता है, उधर गर्मी के समय मई जून में मिलता है ना, इसका मतलब उसी समय बुआई होती है उसकी। उसके बाद आपका जो है मार्च अप्रैल में देखिए बुआई होती है, तो वही मई जून में उनको खाने को मिलता है। फिर जो आपका है गेहूँ, गेहूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, वो आपका हो गया। जो आपका धान है वो जून जुलाई में बोते हैं, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आराम से। चलिए, कौन सा उद्योग, चूना पत्थर। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर कहाँ पे यूज आता है, एल्यूमिनियम में। अरे एल्यूमिनियम में कहीं, इसमें एल्यूमिनियम है क्या, चीनी, चीनी में का गन्ना, चूना पत्थर से संगमरमर चीनी बनती है का। पटसन, पटसन का मतलब जूट होता है, जूट का बूरा, जूट का रस्सी, आप देखेंगे नहीं देखे हैं तो का उसमें चूना पत्थर टाइल्स लगा होता है का उसमें, है, बोलिए जरा कौन सा ऑप्शन सही है। सीमेंट है भैया, उसी को पीस के सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं फिर सीमेंट बनाया जाता है। कौन सा आधारभूत उद्योग है, ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए बेस का काम करते हैं, मतलब यहाँ से सामान बना के कहीं दूसरी जगह ले जाके उसको कोई और चीज़ बनाई जा रही है तब उसका यूज हो रहा है। जैसे लोहा बन गया, तो लोहा ले जाएंगे आप दूसरी फैक्ट्री में, उसको कार बनाने में यूज कर लेंगे। लोहा ले जाएंगे आप दूसरी फैक्ट्री में, आप मशीन बनाने में यूज कर लेंगे। लोहा ले जाएंगे आप रेल बनाने में यूज करेंगे, रेल की पटरी बनाने में यूज करेंगे, तब वो हमारे काम आएगी ना। तो इसका मतलब दूसरे के लिए बेस का काम कर रहा है फिर हमको प्रयोग में आ रहा है, ठीक है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को भैया आधार उद्योग माना जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए जरा, अगला सवाल देख लीजिए। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है भैया, लेकिन यहाँ पे जो पारित शब्द लिखा है ये इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इनको समझ में नहीं आता है कि बहुत अंतर होता है पारित होने और लागू होने में। भैया ये पारित हो गया था आपका 15 जून को, 15 जून को, 15 जून को जब भैया राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया था। मैंने आपसे कहा था ना कि जब कोई भी बिल पारित होता है तो देखिए उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। लोकसभा होता है, फिर आपका राज्यसभा होता है, और फिर आपके भैया राष्ट्रपति होते हैं। तो जो बिल है आपका लोकसभा से पास किया जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। मैंने भी सिग्नेचर कर दिया, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तब जाके वो अधिनियम बनता है। तो भैया उस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर तो 15 जून को कर दिया था, कितने जून को, 15 जून को, मतलब 15 जून से ही वो पारित समझा जाएगा, ठीक। परंतु लागू कब हुआ था, लागू हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को, कितने को, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आ जाइए देखते हैं हम लोग फिर से सवाल को आगे क्या कह रहा है कि हाँ, तो मैंने आपको बता दिया ना कि भैया ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि आप दोनों बातें याद रखो कि पारित हुआ 15 जून 2005 को और लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। तो इन्होंने जो पारित शब्द पूछा ना वो गलत पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा। वैसे आप अक्टूबर 2005 लगाइए, आपके स्तर पे ये सही माना जाएगा, परंतु आप आगे के स्तर से भी तैयार रहिए कि 15 जून 2005 को पारित हुआ था, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, उदारीकरण की शुरुआत। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा भारत देश था जब आज़ाद हुआ था तो इतने कड़े कानून बना दिए गए थे, क्योंकि भैया हम लोग बहुत लंबे समय से गुलाम हो चुके थे। कैसे गुलाम हुए थे, कोई दूसरा देश आया हमारे यहाँ फैक्ट्री स्थापित किया और हम वही खरीद लिया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत वाले डर गए, उन्होंने कहा कि अब हम किसी को बाहर से आने ही नहीं देंगे। तो नियम कानून इतने कड़े बना दिए गए कि कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे आ ही नहीं सकती थी। जैसे मान लीजिए कि आपका ही गांव है, ठीक है, आपके गांव में कोई दूसरा आदमी आके स्कूल खोलना चाहता है, अब इतना नियम कानून लगा दीजिए कि तुम पहले ये पास करो, जमीन दिखाओ, ये करो, वो करो, इतना करो, फलाना करो, ढिमका करो, हैं। तो क्या वो आपके यहाँ स्कूल बनाने आएगा, नहीं आएगा आपके यहाँ स्कूल बनाने। तो ऐसा ही नियम कानून कर दिया गया था, परंतु धीरे धीरे समझ में आया कि जब हम कानून को इतना कड़ा कर देंगे तो हमारे यहाँ कोई बाहर से आएगा ही नहीं, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा।
अब आपके गांव में अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया ही नहीं, कुछ हो ही ना, आपके गांव को कुछ मिले ही ना, तो आपके गांव का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो नियम कानून में सुधार करने की जरूरत पड़ी और कहा गया कि हम लोग नियमों को थोड़ा सा कमजोर बनाते हैं, सरल बनाते हैं, जिससे लोग बाहर के लोग आ सकें। उसी बात को उदारीकरण कहा गया था। क्या कहा गया था? उदारीकरण। और यहाँ पे उदारीकरण ही नहीं हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 बातें हुई थी। देखिए, इसको नाम दिया गया था एलपीजी सुधार। एलपीजी सुधार ये हुआ कब था? पहली बात तो लिख लीजिए, 24 जुलाई 1991 को भारत में एलपीजी सुधार हुए। भारत में एलपीजी सुधार हुए, ठीक है ना, याद रखिएगा, एलपीजी सुधार हुए। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन। लिबरल माने उदार होता है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारीकरण। क्या हो गया? उदारीकरण। पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, सरकारी का मतलब होता है सरकार का, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजी। तो निजीकरण किया गया। क्या किया गया? निजीकरण किया गया। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं भूमंडलीकरण। तो यहां से क्या किया गया, जरा इनके बारे में समझिए आप। उदारीकरण का मतलब कि नियम कानून थोड़े से उदार कर दिए गए, भैया आओ आप यहाँ पे बनाओ अपनी कंपनी, हमको फायदा ही होगा, ठीक है। तो उसको उदारीकरण कहा गया। निजीकरण का मतलब कहा गया कि 1991 से पहले भारत में जो कंपनियां खुलती थी ना, उस पर सरकार का अधिकार रहता था। किसका अधिकार रहता था? सरकार का। लेकिन 1991 में सरकार ने कहा नहीं भैया, आप प्राइवेट लोग भी आइए, कंपनी खोलिए, जो कमाएंगे उसमें से कुछ पैसा हमको दीजिए, बाकी आप खाइए पीजिए, ठीक है। इसको कहा गया निजीकरण। आप कुछ भी चीज निजी खोल सकते हैं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर भूमंडलीकरण का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया कि भैया विश्व से अब कोई भी आ सकता है, क्योंकि अब हम इतनी पावर हो चुकी है हमारे पास कि हम किसी के गुलाम नहीं बनने वाले हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमें डर था ना कि अगर कोई और कंपनी आई तो वो भी फिर हमको गुलाम बना लेगी। लेकिन जब हम अपने पावर में आ गए तो हमने कहा भैया अब आओ, अब तुमको हम देख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब पूरा विश्व आ सकता है, यहाँ पे पूरा विश्व आ सकता है। ये बात को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कहा गया भूमंडलीकरण। 3 बात हुए, नियम कानून को उदार बनाया गया, थोड़ा सा लिबरल बनाया गया कि आप सब लोग आ सकते हैं, ज़्यादा आपको झंझट नहीं है, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। निजीकरण का मतलब कोई भी आदमी आके कंपनी अपनी खोल सकता है। भूमंडलीकरण का मतलब पूरे विश्व में लोग आ सकते हैं यहाँ पे, और हम पूरे विश्व में जा सकते हैं। इस बात को भूमंडलीकरण कहा गया। इसको कहा गया था एलपीजी सुधार, और ये हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसे एलपीजी कहा गया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब वही भूमंडलीकरण के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे तीनों के बात के रूप में लिखा हुआ है। उदारीकरण क्या है? नीतियों को आर्थिक और गतिविधियों के लिए कम बाधा और टैरिफ की कमी या गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मैंने कहा ना, क्या आप आइए, आपसे ज़्यादा सवाल हम नहीं पूछेंगे, आपको ज़्यादा हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, आ जाइए अब बस हमारे यहाँ। निजीकरण का मतलब क्या है? कि कोई भी आदमी आके अपना कंपनी खोल सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, निजी स्वामित्व वाली इकाई को संपत्ति के, ठीक है, संपत्ति के या व्यवसाय के स्वामित्व के हस्तांतरण को क्या करता है? संदर्भित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भैया, वैश्वीकरण का मतलब क्या था? यह राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को संदर्भित करता है। मतलब राज्य के बाहर जाके आप आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, इसे कहा गया वैश्वीकरण। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति मिली और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से डेवलप करनी शुरू की, क्योंकि आप अकेले रह के कर क्या सकते हैं? जब तक आप लोगों के साथ मिलेंगे जुड़ेंगे नहीं, आप अपना विकास कैसे करेंगे? आप अकेले अपना विकास कर लेंगे क्या? लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको विकास करने के लिए ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल की चर्चा करते हैं। आखिरी कुछ सवाल है। ये विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। किसी देश के विकास का पता कैसे लगता है? मैंने कहा था ना आपसे कि अगर लंबे समय तक उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है,
लंबे समय तक उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो कहते हैं कि वह देश विकास कर रहा है। और प्रति व्यक्ति आय को और एक नाम क्या दिया गया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, वही आपका आंसर है। बताइए जरा आप कौन सा आंसर है इसका, कौन सा आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत कौन सा आंसर है। औसत आय, कौन सा आंसर है, औसत आय। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक शब्द भैया और लिखा गया कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मैंने बताया था ना आपको, जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और एक ही देश के भीतर व्यापार करेंगे तो उसे कहेंगे आंतरिक व्यापार या स्थानीय व्यापार। क्या कहेंगे, आंतरिक व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो भैया इस हिसाब से इसकी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हैं, याद रखिएगा। और अगर आप इसमें से कोई एक चयन करना चाहते हैं तो आप आंतरिक व्यापार पे टिक मार्क कर दीजिएगा। ऑप्शन हम जानते हैं, ऑप्शन बी दिया है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक कौने क्रम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जी, एक कई घर में व्यापार करें उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे आप, बोलिए जरा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। नकल मार के नहीं आपको करना है कि आप उत्तर मारा नकल मार लीजिए बोल दीजिए हमको फटाफट इसका आंसर ये है, ठीक है, दिमाग लगाइए, ये गलत दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, किसी पे आप टिक मार सकते हैं। अगर एक देश के भीतर हो रहा है, अगर दो देशों के भीतर है तब उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल आपका है, लास्ट सवाल कहाँ भाग गया जी आपका लास्ट सवाल, हाँ देख लीजिए। शिशु मृत्यु अनुपात, मैंने आपको बताया था शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो पहले शिशु मृत्यु दर जान लीजिए कि प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर, जीवित बच्चों, ये जानते हैं कितने साल तक, 1 साल तक, कितने साल तक के, 1 साल तक की बात हो रही है कि 1 साल के भीतर अगर कोई बच्चा मर गया तो वो शिशु मृत्यु में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को बताता है शिशु मृत्यु दर। जैसे हमारे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ लोग भैया 44 बता रहे हैं, कुछ लोग 47 बता रहे हैं, कुछ लोग 55 बता रहे हैं, तो आप 55 नोट कर लीजिए। कई जगह हमको 55 मिला था, 55 आप नोट कर लीजिएगा। कहीं और ऑथेंटिक डेटा मिलेगा तो मैं आपको करेक्ट करा दूंगा, फिलहाल के लिए 55 नोट कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर, ऐसे लिख लीजिए इंडिकेट करके, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 55 प्रति हजार है, 55 प्रति हजार है, ऐसे लिखिएगा 55 प्रति हजार है, ठीक है। उसके बाद इस शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है, यह कितने बच्चों पर निकाला जाता है, 1000 जीवित बच्चों पर, कितने बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या बताता है। मतलब 2011 में 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे थे तो 55 मर जा रहे थे, कितने मर रहे थे, 55 मर रहे थे, इसी को कहा गया था शिशु मृत्यु दर। और कितने साल तक के थे, 1 साल तक के, नोटेड पॉइंट है ये। शिशु में किसने कितने परसेंट लोगों को काउंट किया गया था, मतलब कितने वर्ष के लोगों को काउंट किया गया था, 1 वर्ष तक के लोगों को काउंट किया गया था, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज का हमारा सवाल यहीं पे होता है समाप्त। अब हम लोगों ने सेट नंबर 2023 के 7 सेट के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने, ठीक है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीजें और मिलनी प्रारंभ होंगी, तो जल्दी जल्दी इसे अपने मित्रों के पास शेयर करिए। और आप लोग सोचते हैं कि पगलवा इसे बोलता रहता है, हम कुछ नहीं करेंगे, अरे शेयर कर लीजिए, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करिए, कोई देखे या ना देखे, बस एक बार आप शेयर कर दिया करिए। कुछ तो आपके फॉलोअर्स होंगे, कुछ तो देखेंगे, 1-2 भी आएंगे, तब भी इंप्रेशन इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।